नमस्कार, मैं हूं आशुतोष सिन्हा। में आज बात करेंगे बीजेपी की। लोकसभा चुनाव के लिहाज से अहम उत्तर प्रदेश में बीजेपी नरेंद्र मोदी के करीबी अमित शाह पर दांव लगाया है। सोहराबुद्दीन फर्जी एनकाउंटर केस में जेल जा चुके अमित शाह को पार्टी ने उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाने का ऐलान किया। राजनाथ सिंह का यह फैसला प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी की ओर बढ़े नरेंद्र मोदी के पार्टी में बढ़ते दखल का संकेत माना जा रहा है। लेकिन सिर्फ अमित शाह ही नहीं, पार्टी भड़काऊ भाषण देने के आरोपी वरुण गांधी को भी सूबे में खुलकर इस्तेमाल करने की तैयारी में। सवाल है कि क्या उत्तर प्रदेश में उग्र हिंदुत्व के जरिए वापसी का ख्वाब देख रही है बीजेपी? यही आज का चर्चा। नरेंद्र मोदी के करीबी और बीजेपी महासचिव अमित शाह अब उत्तर प्रदेश की कमान संभालेंगे। रविवार को राजनाथ सिंह ने अमित शाह को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाने का ऐलान किया। अमित शाह हिंदुत्ववादी छवि, राजनीतिक दांवपेच में माहिर और चुनाव प्रबंधन के लिए जाने जाते हैं। लेकिन जानकारों का कहना है कि मोदी का खासम खास होने की वजह से ही राजनाथ सिंह ने अपने गृह राज्य उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी अमित शाह को सौंपने का फैसला किया है। नरेंद्र मोदी के करीबी होने के नाते लोकसभा चुनाव के लिहाज से अहम यूपी में मोदी का दखल बढ़ेगा और पार्टी में अमित शाह का विरोध करने की हिमाकत भी कोई नहीं करेगा। गौरतलब है कि यूपी में सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें हैं, जो किसी भी पार्टी को केंद्र की सत्ता तक पहुंचाने का रास्ता तैयार करती हैं। जो कुछ भी किया है अपनी सोच के आधार पर किया है, अपने विवेक के आधार पर मैंने फैसला किया है कहां किसकी उपयोगिता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि अमित शाह के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशनल स्किल है उससे भी मैं अच्छी तरह परिचित हूं। गुजरात में जिस तरीके से उन्होंने इलेक्शन मैनेजमेंट किया था उससे भी मैं परिचित हूं। हालांकि अमित शाह सोहराबुद्दीन फर्जी मुठभेड़ में जेल जा चुके हैं, लेकिन जानकार मानते हैं कि राजनाथ सिंह का यह फैसला नरेंद्र मोदी को पीएम उम्मीदवारी के और करीब ले जाएगा। दरअसल यूपी से ही मोदी को लोकसभा चुनाव लड़ाने की चर्चा है और ऐसा होता है तो अमित शाह ही मोदी के सारथी होंगे। यूं भी अमित शाह को यूपी का प्रभारी बनाकर राजनाथ एक तीर से कई निशाने साध लेना चाहते हैं। एक तो यूपी में मोदी के नाम का ही नहीं बल्कि मोदी के काम का भी जमकर उपयोग कर सकेंगे। चुनाव नतीजे अगर अच्छे आए तो ठीक, और नहीं तो राजनाथ के पास अपने बचाव का रास्ता भी रहेगा। हालांकि यूपी को शाह के हवाले करने पर सवाल उठने लगे हैं। व्यक्ति कौन है, क्या है, मैं उसके बारे में नहीं बोलना चाहूंगा, क्योंकि ये मेरा मंच है, उनकी पार्टी का मसला है। लेकिन उन व्यक्ति के पीछे क्या है जिसको सूबे का सूबेदार बनाया है, उसके बारे में वो शायद आप ज्यादा जानते हैं, कौन कहां पर है और कौन किसके ऊपर क्या है। सवाल तो वरुण गांधी को यूपी के अभियान में आगे बढ़ाने पर भी उठ रहे थे। पीलीभीत के जनसभाओं में भड़काऊ भाषण देने का मामला कोर्ट से भले खारिज हो गया हो, लेकिन जनता के जहन से नहीं उतरा है। हालांकि पार्टी ने उन्हें बंगाल का प्रभार सौंपा है, लेकिन उन्हें भी उग्र हिंदुत्व के चेहरे की तरह ही यूपी में पेश किया जा रहा है। बीजेपी के पास बंगाल में करने को कुछ है नहीं और वरुण यूपी में ही सक्रिय रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और इस मसले में जनता के 5 सवाल है। आखिर फर्जी एनकाउंटर के आरोपी अमित शाह को यूपी का प्रभारी क्यों बनाया गया? दूसरा सवाल, क्या इससे चालचलन के चेहरे का बीजेपी का दावा झूठा नहीं साबित होता? तीसरा सवाल, अमित शाह वरुण गांधी जैसे चेहरों को किस मकसद से यूपी में बढ़ावा दे रही है बीजेपी? चौथा सवाल, क्या यूपी में उग्र हिंदुत्व के भरोसे जीत का ख्वाब देख रही बीजेपी? और आखिरी सवाल, क्या नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की नैया पार लगाएंगे? ये महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर करेंगे चर्चा। लेकिन जाहिर है सवाल तमाम उठेंगे, हमारा एजेंडा साफ, उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की सियासत नहीं होनी चाहिए। बात करने हमारे साथ है कांग्रेस के नेता मीम अफजल, बीजेपी के सिद्धार्थनाथ सिंह, समाजवादी पार्टी कमाल फारूकी, CPM के मोहम्मद सलीम और वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी। प्रदीप जी, जिस तरीके से ये एक कार्ड खेला गया उत्तर प्रदेश के अंदर, जिस तरीके से अमित शाह को लाने की कोशिश की जा रही है, आपको क्या लगता है, क्या ये महज सिर्फ एक राज्य का प्रभारी बना देना है या ये आने वाले राजनीति को संकेत दे रहा है? नहीं, निश्चित रूप से आने वाली राजनीति का संकेत दे रहा है। आप देखिए, बीजेपी ने इस तरह का प्रयोग पहली बार नहीं किया है। इससे पहले भी संगठन के जो अच्छे लोग माने जाते हैं या अच्छे संगठनकर्ता, उनको यूपी भेजने की कोशिश पहले भी, प्रमोद महाजन को प्रभारी बनाकर, फिर संजय जोशी को प्रभार देकर, इस तरह की कोशिशें पहले भी होती रही। पहली 2 कोशिशें बहुत कामयाब नहीं हुई, तीसरी होगी कि नहीं पता नहीं। लेकिन अमित शाह की जो छवि है गुजरात में, वो अच्छे संगठनकर्ता की है। तो अब वो उत्तर प्रदेश में जाकर अगर उत्तर प्रदेश के लोगों को पूरी तरह से उनका तिरस्कार करके अगर टीम बनाने की कोशिश करेंगे, गुजरात से सबको ले आएंगे, तो उनके लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। लेकिन एक बात मेरा मानना है कि अभी जो 1 साल में स्थिति बनी है उत्तर प्रदेश में, बाबरी मस्जिद अयोध्या आंदोलन के दौरान जो माहौल बना था बीजेपी के पक्ष में, उसके बाद से आज सबसे अच्छी स्थिति बीजेपी के लिए है। फायदा उठा पाएगी,
सीटें बढ़ेंगी नहीं बढ़ेंगी वो सब अलग बात। क्या ये सिर्फ संगठनकर्ता की योग्यता के आधार पर उनको भेजा गया है या इसके पीछे कुछ और राजनीति? नहीं, एक तो ये है। हाँ। दूसरा ये है कि बीजेपी को दिखाई दे रहा है कि उत्तर प्रदेश में अगर ध्रुवीकरण होगा तो 3 दावेदार होंगे मुस्लिम वोटों के, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। इन तीनों में बड़ा स्टिफ कंपटीशन होगा कि कौन ले जाए। और उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य नहीं है बाकी देश के राज्यों की तरह जहां कांग्रेस इस स्थिति में हो कि बीजेपी को हरा सके, इसलिए स्वाभाविक रूप से मुसलमान जो है वो कांग्रेस के साथ चला जाए। समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी दावेदार है, बहुजन समाज पार्टी उसके बाद, कांग्रेस तीसरे नंबर पर आती है। तो ये सिचुएशन बिल्कुल बीजेपी को सूट करती है। मतलब अगर ये कहें कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश वहां की जाएगी, निश्चित रूप से कांग्रेस की भी कोशिश है राष्ट्रीय स्तर पर करने की, बीजेपी उत्तर प्रदेश में करने की कोशिश कर रही है। सिद्धार्थ जी, जो बात प्रदीप सिंह जी कह रहे हैं कि यानी अमित शाह का जाना सिर्फ एक संगठन के स्तर पर महज एक जनरल सेक्रेटरी को वहां जिम्मेदारी देने जैसी बात नहीं है, क्योंकि अगर संगठनकर्ता की बात होगी तो जो जलवा संजय जोशी का था या जो जलवा महाजन का था वो तो इनका अभी तक फिलहाल नहीं है। तो क्या जो ये बात ये कह रहे हैं कि दरअसल एक बहुत ही बारीक महीन संदेश है कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया जाए उत्तर प्रदेश के अंदर और उसका फायदा उठाया जाए? आशुतोष जी, ये ध्रुवीकरण और बारीक बिटवीन द लाइन्स ये आपके लिए ही है। तो भारतीय जनता पार्टी ने ये जिम्मेदारी अमित शाह जी को दी है, क्योंकि उनका जो संगठन की दृष्टि से और चुनाव प्रबंधन की दृष्टि से जिस प्रकार से गुजरात में हम लोगों ने देखा, चाहे वो 2007 हो 2012 हो, उससे पार्टी को लाभ मिला है। उनकी योग्यता इस आधार पे बनती है और इस आधार पे उनको यहाँ पे, क्योंकि उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा है जहां पे हम अपनी सीटें बहुत बढ़ा सकते हैं, वहां पे बहुत बड़ा एक गैप है। अब उस सीटों को बढ़ाने के लिए वो गैप हम पूरा करना चाहते हैं, ये हमारा मानना है। और उसके अंदर जितने भी महामंत्री हैं और भी है, कुछ लोग तो पहले से, जैसे अनंत कुमार जी मध्य प्रदेश में इतने दिनों से काम कर रहे हैं, नड्डा जी कहीं और काम कर रहे हैं, छत्तीसगढ़। तो ये एक हमें पार्टी को लगा कि एक व्यक्ति अपनी योग्यता के आधार पर वहां पे संगठन को मजबूती देंगे और एक दिशा भी देते हुए हम लोगों को वहां पे अच्छी सीटें मिलेंगी, क्योंकि वहां पे एक ग्राउंड रियलिटी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिख रही है। क्या तो उसको हम लोग एक संगठन के माध्यम से कैसे भुना सकते हैं वो देखा जा रहा है। आप संगठन के नाते भुनाने की बात कह रहे हैं, लेकिन क्या ये नरेंद्र मोदी की उत्तर प्रदेश में आहट है क्या कि जो ये खबरें आ रही कि लखनऊ से वो चुनाव लड़ सकते हैं या बनारस से चुनाव लड़ सकते हैं और उसके तहत सारी स्ट्रेटजी की जा रही है कि नरेंद्र मोदी को उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी तरीके से झोंका जाए और उसके बहाने जो ध्रुवीकरण होता है उसका फायदा उठाया जाए? देखिए, 2 चीजें मैं आपको, पहले तो ध्रुवीकरण की जो बातें कर रहे हैं, ये वहां पर आपने विधानसभा के चुनाव से भी देखा। एक ने कहा 4.5% रिजर्वेशन, दूसरा आके बोलता है मैं 18% करूंगा। 15 महीने हो गए, उन्होंने 1% नहीं करा। ध्रुवीकरण और जिस प्रकार से तुष्टीकरण हो रहा है, आपने अभी हाल में देखा हाईकोर्ट ने भी वहां पे टेररिस्ट को आप रिहा कर दो। तो ये सब जो चीजें आ रही हैं, ये ध्रुवीकरण ये खुद ही कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी करती नहीं है, और बीजेपी को लगता है कि इसका फायदा उठा लिया जाए। दूसरा जो विषय है, मोदी जी यूपी से लड़ेंगे, ये निर्णय मैं तो आपको कुछ नहीं कह सकता, मगर उत्तर प्रदेश का होने के नाते मैं इतना जो करूंगा, उनके लड़ने से भारतीय जनता पार्टी को बहुत लाभ मिलेगा उत्तर प्रदेश में और उसका हम स्वागत करेंगे। सिद्धार्थ जी, आपका चेहरा बड़ा एक्सप्रेसिव चेहरा और आपके चेहरे की जो मुस्कान है, इसलिए मेरे सवाल का जवाब दे दिया है। खैर, मीम अफजल साहब, जो बात सिद्धार्थ जी कह रहे हैं कि भाई सॉरी, लगता है कि मीम अफजल से लगता है मेरा कनेक्शन टूट गया, लेकिन कमाल फारूकी साहब, जो ये सवाल खड़ा किया जा रहा है, अगर अमित शाह सिर्फ एक संगठनकर्ता के नाते आते तो खैर कोई इफ बट परंतु लेकिन नहीं लगता। हालांकि तब भी कहते हैं कि भाई जो जेल जा चुके हैं उनको वहां भेजने की कोशिश की, लेकिन अगर नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के अंदर आते हैं, अपने को कंसंट्रेट करते हैं, वहां से चुनाव लड़ते हैं, तो ये उत्तर प्रदेश की राजनीति को बदलने का काम होगा, ऐसा तमाम राजनीतिक पंडित कह रहे हैं और ऐसा प्रदीप जी भी कह रहे हैं। क्या इससे सहमत है आप? नहीं, मैं समझता हूं कि ये सारे पंडितों की जो भविष्यवाणी है फेल होगी। उसकी वजह यह है कि यूपी पास्ट में बहुत बुरी तरह से इस कम्युनल फ्लेयर अप के अंदर बहुत सफर कर चुकी है और जहां तक ये अमित शाह को या वरुण गांधी को या नरेंद्र मोदी जी को यूपी में झोंकने का मामला है, ऑफकोर्स ये अपनी उनकी पार्टी का मामला है, वो जहां जिसको मर्जी चाहे सोचें, लेकिन इससे संकेत पूरी तरह मिल रहे हैं। और जो आपने 5 क्वेश्चन जो पहले रखे थे, वो हकीकत बात यह है कि वो पूरा उसको कम्युनलाइज करेंगे और पोलराइज करने की कोशिश करेंगे
और ये अमित शाह और ये मोदी साहब और बाकी सब लोग, वो तमाम लोग जो कि पूरे मजे कम्युनल एक एंगल को देखते हैं, चाहे वरुण गांधी की तकरीर देख लीजिए, चाहे मोदी जी का पूरा वो देख लीजिए, अमित शाह का जिस तरह से एनकाउंटर्स के बाद जो गिरफ्तारियां देख लीजिए, इन सारी चीजों से असल में कांग्रेस से बहुत भयानक गलती हुई है। और कांग्रेस ने गुजरात के अंदर जो एक मिनट बात मुकम्मल करने दीजिए, मैं बहुत अहम बात की तरफ इशारा कर रहा हूं जी। कांग्रेस ने यह समझा था कि ये बीजेपी वहां इस तरह से मोदी को फ्लेयर अप करके और शायद मसे कम्युनलाइज करके कांग्रेस को उसका फायदा होगा। कांग्रेस को उसका कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि मुसलमान का जहां तक ताल्लुक है, वैसे मुसलमान किसी भी तरह से इस तरह से वोट नहीं देता है, लेकिन मुसलमान जो है वो यकीनी बात है फाशिस्ट फोर्सेस के हमेशा खिलाफ रहा है। और बीजेपी का जो रवैया रहा है, अगर कहीं कोई नरमी इख्तियार हुई भी होगी वाजपेयी जी के जमाने में, तो 2002 में सारा वो खत्म हो गया। तो वो किसी भी हालत में मुसलमान या मुस्लिम बैकवर्ड क्लासेस जो हैं वो इस तरह का कोई एक्शन नहीं लेंगे कि जिससे बीजेपी को कामयाबी मिले, उसके हिंदुत्व फेस को आगे करने के लिए और कम्युनलाइज करने के लिए बहुत होशियारी से वोट देंगे। कमाल फारूकी साहब, बीजेपी को बिल्कुल कर्नाटका की तरह का रिजल्ट मिलेगा। कमाल फारूकी साहब, आपकी आवाज में मुझे थोड़ी सी नर्वसनेस नजर आ रही है। आपको लग रहा है कि अगर नरेंद्र मोदी आएंगे तो राष्ट्रीय राजनीति के मद्देनजर शायद समाजवादी पार्टी का फायदा ना हो। हमको जी आशुतोष भाई, आपको ये नर्वसनेस बहुत, मेरे ख्याल से आपको शायद अंदाजा नहीं हो पा रहा है कि हम लोग इस मामले में बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं कि मोदी या नो मोदी, मोदी चाहे जहां से लड़े हम उनका मुकाबला करेंगे। उमा भारती को भी देख लिया था ना आपने, उमा भारती को किस तरह से तमतराक के साथ में लाए थे। मोदी जी लड़ेंगे जहां से लड़ेंगे, बहुत उम्दा तरीके से हम इलेक्शन लड़ेंगे और उनको हरा कर देख रहे हैं। ये कोई वाजपेयी जी का जमाना नहीं है कि मसले लखनऊ से जीत गए थे वो, अब हम उनको दांतों पसीना छुड़ा देंगे। और बीजेपी को उनकी जो पुरानी पोजीशन है उसमें भी पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। ये कमाल फारूकी साहब बड़े इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं। मीम अफजल साहब से हमारा संपर्क हो गया है, जो कांग्रेस के प्रवक्ता है। मीम अफजल साहब, ये जो पूरी बात कही जा रही है कि अगर नरेंद्र मोदी अगर उत्तर प्रदेश के अंदर आते हैं, वहां से चुनाव लड़ते हैं, जैसी कि खबरें हैं, अभी कंफर्मेशन उस बात का नहीं, लेकिन बहुत सारी लगाई जा रही है और अमित शाह को वहां आना एक उस बात की आहट मानी जा रही, क्या कांग्रेस इससे खुश है कि भाई अगर लोकसभा के चुनाव पड़ेंगे तो पोलराइजेशन होगा और हमको फायदा कांग्रेस को हो सकता है? देखिए, कांग्रेस कभी इस तरह नहीं सोचती, सारी पार्टियां यही कहती हैं पोलराइजेशन से उसको फायदा पहुंचेगा या नहीं। मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा कांग्रेस की ओर से कि पोलराइजेशन से हमेशा नुकसान होता है देश का और देश के आवाम का। पोलराइजेशन से कभी किसी को कोई फायदा नहीं होता। बट क्या पोलराइजेशन होगा? नुकसान हुआ है। क्या ध्रुवीकरण होगा अगर नरेंद्र मोदी आते हैं वहां पे? देखिए, उनकी कोशिश तो यही है, चूंकि ये जो अमित शाह को लाए हैं उनका बैकग्राउंड आपको पता है। वो इस देश में एक पूरी स्टेट के जिस वक्त होम मिनिस्टर थे, उस जमाने में बाकायदा दंगे हुए, हजारों लोग मारे गए। सर, वो उस वक्त नहीं थे, पुलिस ने बाकायदा लोगों को मारा है। और मैं ये समझता हूं कि मुझे जो सबसे ज्यादा खतरा है, आप तो खाली पोलराइजेशन की बात कर रहे हैं वोट की, मुझे इससे ज्यादा बड़ा खतरा यह है कि ये लोग जिस मिजाज के लोग हैं, ये उत्तर प्रदेश के माहौल को दोबारा से खराब करने की कोशिश करेंगे और दंगे फसाद कराने की कोशिश करेंगे। मतलब आप इस बात को लेकर वो है। मोहम्मद सलीम साहब, आप दूर बैठे हुए हैं, पश्चिम बंगाल में बैठे हुए, लेकिन वहां का भी प्रभारी जो है वरुण को बनाया गया। हालांकि वरुण के बारे में कहा जा रहा है उनको उत्तर प्रदेश में काफी घुमाएंगे। तो एक आउटसाइडर होने के नाते इसके जो राजनीतिक मतलब क्या निकालते हैं आप कि भाई गुजरात छोड़ के एक आदमी उत्तर प्रदेश के अंदर अगर चुनाव लड़ने आएगा, जैसी की बातें कही जा रही हैं, तो क्या कुछ राजनीतिक संकेत निकल रहे हैं इससे? अभी ये अगर मगर की बात तो छोड़िए, बीजेपी इतने आत्मविश्वास नहीं है कि उनका नेता को वो प्रोजेक्ट करके नाम बताए। अब ये मीडिया में और जो टेलीविजन चैनल में और खास करके चेंबर ऑफ कॉमर्स में चर्चा हो रही है, ये अमित शाह या वरुण गांधी को अभी जो प्रभारी बनाया गया है, दरअसल आईपीएल में टीम गठन करने से पहले चीयर लीडर को बुक किया गया है। अब हम इस चीयर लीडर में शामिल होना नहीं चाहते। आप हो सकते हैं तो ठीक है, अगले चुनाव में मुद्दा महंगाई का होगा या नहीं, खाद्य सुरक्षा का होगा कि नहीं, बेरोजगारी का होगा या नहीं, आप नेता के चेहराओं को लेकर के पड़े हुए हैं, जिन नेताओं के चेहरा बहुत धूमिल हो चुके हैं, चाहे वो इस पक्ष में हो चाहे उस पक्ष में हो। अगर मैं निष्पक्ष होकर कहूं तो ये कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो स्थिति चल रही है उसमें लोग
खुश नहीं है। और इसलिए अगर बीजेपी ये समझती है कि फिर से अगर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके फायदा होगा तो लोग दोबारा ऐसे गलती नहीं करेंगे। उनको 92 से लेकर के पूरे 90s का हिस्ट्री मालूम है। और एनडीए के अगर गठन नहीं होगा ठीक से तो बीजेपी नरेंद्र मोदी को लेकर क्या गंगा के पानी से धोकर उन्हें पिएंगे, नमो नमो करेंगे? क्योंकि एनडीए के लोग उनको मानने के लिए तैयार नहीं है, बट बीजेपी के लोग मानने के लिए तैयार नहीं है, उत्तर प्रदेश के लोग कैसे मान लेंगे? बट मोहम्मद सलीम साहब यही तो कांग्रेस चाहती है ना कि महंगाई के बारे में चर्चा ना हो, भ्रष्टाचार के बारे में चर्चा ना हो, सांप्रदायिकता मुद्दा बन जाए। तो इससे तो कांग्रेस को फायदे वाली बात है, असली मुद्दों में चर्चा नहीं होगी। फिर चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कोई भी सांप्रदायिक दल हो, वो अपने अगर चुनावी फायदे के लिए करेंगे। आजकल मीडिया का ऐसा प्रभाव है, अब वो नहीं है कि कोई कार सेवा लगा दे या वो मुस्लिम महिला बिल के नाम पर, शरीयत के नाम पर कोई मौलानाओं को इकट्ठा कर दे कांग्रेस, तो मुसलमान एक तरफ और हिंदू दूसरी तरफ चले जाएंगे, जो 80s में या 90s में हुआ है। अब वो सब कुछ दिखता है और मुसलमान भी उस जगह खड़े नहीं है, हिंदू भी उस जगह खड़े नहीं है। 80 के 90 के दशक में वो काफी आगे बढ़े हैं, उनको रोजमर्रा की परेशानी है और बाकी मीडिया जो है रोजाना उनको सचेत करेगी। मैं आपसे भी दो हाथ से ये कहूंगा कि अगले चुनाव का मुद्दा ये नहीं हो कि राहुल, वरुण या नरेंद्र मोदी सभी एक गोदाम के माल हैं, बल्कि गोदाम से माल बाहर निकल के गरीब के घर में आएगा कि नहीं, वो बड़ा सवाल है। प्रदीप जी बड़ी दिलचस्प बातें वो कह रहे हैं भाई कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो असली मुद्दे होंगे वो शायद गायब हो जाएंगे। और दूसरी बात, आपने ये कहा कि 1992 के बाद पहला ऐसा माहौल, ऐसा क्या बदल गया उत्तर प्रदेश के अंदर कि आपको लग रहा है कि वहां बीजेपी को फायदा हो सकता है? क्या बदलाव है? एक साल में समाजवादी पार्टी के शासन में आप देखिए कम से कम 16-17 जिलों में दंगे हुए हैं। सांप्रदायिक तनाव इस समय जितना है पिछले 7-8-10 सालों में नहीं रहा है। एक बात, जिस तरह से आतंकवाद के आरोप में बंद लोगों को छुड़ाने की कोशिश हुई, चुनाव के समय जो अभी सिद्धार्थनाथ जी कह रहे थे मुस्लिम आरक्षण की बात हुई, तो कुल मिलाकर नाराजगी जो है वो इस सरकार से बढ़ती जा रही है। इस सरकार मतलब समाजवादी पार्टी की सरकार से। तो वहां कांग्रेस पार्टी नहीं है विपक्ष में या सत्ता में, तो वो काउंटर करने के लिए नहीं है। देखिए वो स्थिति बन रही है, जब अभी फारूकी साहब कह रहे थे कि वो जमाना नहीं है जब बीजेपी ने ध्रुवीकरण किया, सांप्रदायिकरण किया। सवाल यह है कि उस समय जो दो ध्रुव थे, एक ध्रुव बीजेपी थी और दूसरे पर समाजवादी पार्टी थी। आज फिर वही स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। बट वहां पे बीएसपी बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ती है, उसका 20% वोट है वहां पे। बिल्कुल है, लेकिन आप देखिए कि बीएसपी और सपा दो ऐसी पार्टियां हैं जो उत्तर प्रदेश में लगता है कि ये मुख्य धारा की पार्टियां, कांग्रेस और बीजेपी जो है हाशिए पर नजर आ रही हैं। लेकिन स्थिति बदल रही है। लोकसभा के चुनाव में मुद्दा कांग्रेस और बीजेपी ज्यादा होंगे उत्तर प्रदेश में भी। अच्छा, उत्तर प्रदेश में की तरह उत्तर प्रदेश में भी राष्ट्रीय पार्टियों के बीच में लोग चुनाव करना ज्यादा पसंद करेंगे। जो समाजवादी पार्टी की दिक्कत है, उससे डर यही है कि अगर बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट किया तो पोलराइजेशन होगा। देखिए सांप्रदायिकरण तो उत्तर प्रदेश का हो गया है, केवल पोलराइजेशन होना बाकी है। वो होगा तो मुस्लिम वोट कांग्रेस की तरफ जा सकता है। यही वजह है कि मुलायम सिंह लाल कृष्ण आडवाणी की तारीफ कर रहे हैं। फारूकी साहब 1992 की याद दिला रहे हैं, तो आखिर 1992 में उनके निशाने पे कौन था? लाल कृष्ण आडवाणी के अलावा कौन था? आज उनके नेता लाल कृष्ण आडवाणी की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं प्रधानमंत्री हो तो अच्छा है। कमाल फारूकी साहब जवाब देना चाहेंगे? जो बात प्रदीप जी कह रहे हैं कि भाई आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी अगर ऐसा होता है, ध्रुवीकरण होता है, तो राष्ट्रीय राजनीति के मद्देनजर जो पोलराइजेशन होगा बीजेपी बनाम कांग्रेस के बीच में होगा और नुकसान आपको होगा। मैं फिर दोबारा आपसे एक बात जी आशुतोष, मैं फिर दोबारा आपसे एक बात ये अर्ज करूं, वो 92 का जो माहौल है वो बीजेपी ख्वाब में अब नहीं रहे तो अच्छा है। वो एक पूरे मुल्क को उन्होंने पोलराइज कर दिया था। पूरे मुल्क में मजे के एक उन्होंने हिंदुत्व और की एक लहर चलाने की कोशिश करी थी और जिसमें वो कामयाब भी हुए थे। लेकिन उसका असर हमने देखा कि साल हर साल तक यूपी तो बिल्कुल बैकवर्ड होता चला गया और पूरे मुल्क के अंदर खुद वाजपेयी जी ने उसको कलंक कहा था जो कुछ भी हुआ है। मजे के नरेंद्र मोदी के ताल्लुक से जो कुछ भी वाजपेयी ने कहा है वो कुछ ऐसी चीज नहीं है कि ऑफ द रिकॉर्ड है, वो ऑन द रिकॉर्ड है। तो जहां तक हमारे बाकी तमाम लोगों का ताल्लुक है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, वो सारे के सारे यूपी के डेवलपमेंट को देखना चाहते हैं। और जहां तक इन्होंने भाई ने बतलाया कि
पिछले एक साल के अंदर ये 16-17 जगह पर वो हुए हैं, स्क्रमिश हुए हैं, तो हम इससे इनकार नहीं करते, लेकिन हम इसकी तरफ भी इशारा करते हैं कि बाकायदा बीजेपी की ये कोशिश रही है कि किसी तरह से यूपी के अंदर सांप्रदायिकता बढ़ाई जाए, लेकिन हमारे चीफ मिनिस्टर ने बाकायदा उसके ऊपर न सिर्फ ये अंकुश रखा है बल्कि जो उसमें लोग बात गलत कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन भी लिया है। तो फारूकी साहब, अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीएम और एसपी को तबादला करने की बात की है। जी सिद्धार्थ जी। आशुतोष जी, मेरे को हंसी आती है फरूकी भाई की बातों का कि सरकार इनकी, नीतियां इनकी, 34 से 37 कम्युनल दंगे हुए जो कांग्रेस की सरकार में एमएचए ने आरटीआई के में दिया, और ये भी कहा कि हर तीसरी मौत जो कम्युनल दंगों में हो रही है वो हर तीसरी मौत उत्तर प्रदेश में होती है, और यही लोग आज हमें बोल रहे हैं कि आप लोग करवा रहे हैं। अरे भैया, सरकार आपको लगता है हम लोग करवा रहे हैं, जेल में डालो, वो आप कर नहीं पा रहे हैं। फरूकी जी, जब आप बोल रहे थे मैं बोल नहीं रहा था, इतनी सब एक दूसरे के प्रति आदर रख लें। सिद्धार्थ, तो यहाँ तक कि जो आज जो प्रदीप जी कह रहे हैं ये वास्तविकता है। पिछले 15 महीने में जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी की सरकार और उनके जितने गुंडे जो लोग हैं उन लोगों ने जो माहौल बनाया है वो संप्रदाय आप भाषा का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं सिद्धार्थ भाई। गुंडा कौन है, कातिल कौन है? सही बात बोल रहा हूं। मोदी से बढ़कर कोई गुंडा और कातिल नहीं हो सकता। आप अपनी भाषा के ऊपर जवाब छोड़ दीजिए, वो आप गुंडा किसको कहने की कोशिश कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी निर्णय करने नहीं आई है फरूकी जी। प्लीज पार्लियामेंट्री लैंग्वेज इस्तेमाल कीजिए। ये आपका घर नहीं है, टेलीविजन है। आप मुझे कातिलों को लाकर जो फेक एनकाउंटर करा रहे हैं, यूपी में लाकर आप क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? हमको टेरराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। फारूकी साहब, एक मिनट, सिद्धार्थ, अपने जितने तिरकश में तीर है वो चुनाव के लिए रखिए और अभी शांति से सुन लीजिए। लैंग्वेज पर ध्यान देना चाहिए। एकदम खिसिया चुके हैं आप लोग। गुंडा कहने लगे दूसरे को तो बढ़िया जीत पाई है। कमाल फारूकी साहब, कमाल फारूकी साहब, खून नजर आ रहा है। कमाल फारूकी साहब, सर पार्टी और उनके लीडर के प्रति है सर। कमाल फारूकी साहब, ये तो राजस्थान के होम मिनिस्टर, गुजरात के होम मिनिस्टर बाकायदा कत्ल के इल्जाम में सर कमाल मुंह से बात कर रहे हैं। कमाल फारूकी साहब, प्लीज सिद्धार्थ अगर बोलने तो बड़ी मेहरबानी। सिद्धार्थ, आप कुछ कह रहे थे, सॉरी सिद्धार्थ। नहीं, लेकिन सिद्धार्थ भाई से कहिए कि लैंग्वेज सही इस्तेमाल करें। मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि सिद्धार्थ, मैं पूरी उम्मीद करूंगा सिद्धार्थ, लेकिन इनको कहिए लैंग्वेज सही इस्तेमाल करें। सिद्धार्थ जी प्लीज, आप लैंग्वेज सही इस्तेमाल करें सिद्धार्थ भाई। हम आपकी मैंने कौन सी लैंग्वेज गलत इस्तेमाल कर ली? आप मुझको गुंडा कहें तो मैं बर्दाश्त कर लूंगा। आप क्या कमाल फारूकी साहब, सर एक आप लोग का जो चरित्र है, जो वहां पे चाल चल रहा है, उसको मैं ही नहीं कह रहा, रोज मीडिया भी कह रही है। सिद्धार्थ, ज्यादा आपस में सिद्धार्थ कमाल फारूकी साहब प्लीज, मैं दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा सर, मैं दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आप मेरी बात सुनिए। सिद्धार्थ जी आप प्लीज बोलिए। सिद्धार्थ प्लीज स्पीक। मैं आशुतोष जी अपनी बात कह रहा हूं जी, मगर समाजवादी पार्टी के अंदर इतना धैर्य नहीं है कि हम लोग की बात सुन लें जी। और इनकी हालत वही है जो एक कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, और जितना नोच लेंगे इनको कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। उत्तर प्रदेश में इन लोगों की जो जिस तरह से कम्युनल वायलेंस को, जिस तरह से तुष्टीकरण एफआईआर जो मुस्लिम है उनके प्रति रजिस्टर नहीं होगा, जिस प्रकार का ये माहौल बना रहे हैं वो हाईकोर्ट ने भी दे रखा है। उससे हमें कुछ नहीं करना है, और हम ना चाहते हैं ऐसा वहां पे हो उत्तर प्रदेश में या कहीं भी कुछ हो। देश को इस समय विकास चाहिए, देश को चाहिए एक अच्छा सुशासन चाहिए, देश को एक अच्छा मजबूत लीडर चाहिए। हम इन चीजों को लेके जा रहे हैं, मगर सांप्रदायिकता का ध्रुवीकरण तो ये साल भर से कर रहे हैं। अब मैं उसके लिए हमें जिम्मेदारी ठहराएंगे तो ये हास्यास्पद रहेगा, और इसलिए इन लोगों की घबराहट जो है वो आज सामने दिख रही है। और आपके चैनल पे जिस तरह से बौखलाए हैं फरूकी जी, उससे आपको समझ आ गया कि क्या हालत है वहां पे। सिद्धार्थ कमाल फारूकी साहब आपसे बात करेंगे। मीम अफजल साहब, ये जो पूरी की पूरी पॉलिटिक्स है, जो कम्युनल पॉलिटिक्स जिसकी पूरी समझ हमें समझ में आ रही है, क्या ये कांग्रेस को सूट करता है? क्योंकि कांग्रेस के जो बड़े मुद्दे हैं जो उनके खिलाफ जा सकते हैं, भ्रष्टाचार का मसला या महंगाई का मसला या फिर एलपीजी के दाम बढ़ाने का मसला, ये मसले गौड़ हो जाएंगे। कांग्रेस इतनी छोटी पार्टी नहीं है जी, कांग्रेस इतनी छोटी पार्टी नहीं है कि वो असल मुद्दों को छोड़ करके किसी ऐसे मुद्दे पर डिपेंड करने लगे जिससे देश को नुकसान हो। अभी मुझे बड़ा अफसोस हुआ, हमारे बीजेपी के जो साथी हैं वो कह रहे थे कि
समाजवादी पार्टी के गुंडे एलिमेंट या गुंडों ने ऐसा कर दिया। और कमाल फारूकी साहब बड़े नाराज हो रहे थे और मेरे ख्याल में उनकी नाराजगी जायज है और उनका ये कहना भी जायज है जी कि जो शख्स होम मिनिस्टर रहने के बाद, आशुतोष जी को बेनी प्रसाद वर्मा का सुना दो। होम मिनिस्टर रहने के बाद ये कांग्रेस वालों को बेनी प्रसाद वर्मा इनके मंत्री हैं, उनकी बातें सुना दीजिए। सीबीआई ने जिसको दोषी ठहरा आशुतोष साहब इनको रोकिए। हो चार्जेस। मीम अफजल साहब जो सवाल आज मीम अफजल साहब आपकी पार्टी के कोई बड़ा अमन का पैगाम दे रहे हैं क्या? मीम अफजल साहब आपकी पार्टी के बेनी प्रसाद वर्मा है जिन्होंने मुलायम सिंह यादव को गुंडा लुटेरा सब कुछ, आपकी पार्टी के नेता है वो। लेकिन आप कितने अच्छे लोग हैं? आपकी पार्टी के नेता बेनी प्रसाद वर्मा जी ने मुलायम सिंह को गुंडा लुटेरा सब कुछ कहा था और आज आप कह रहे हैं कि अगर किसी ने कहा है, मैं सुनिए मेरी बात, मैं आपको एक बात कहूं जी, मैं उस तरह की जबान ना कभी बोलता हूं ना इसको पसंद करता हूं। आपकी पार्टी की तरफ से बोली जा रही थी। पॉलिटिकल डिबेट में इस तरह की जबान इस्तेमाल करनी ही नहीं चाहिए जी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हों या समाजवादी के लोग हों जी, या हमारे लोग हों। हमें इस तरह की भाषा इस्तेमाल करने की कोई शौक नहीं है और ना हमारा ये एजेंडा है और ना ही हम इसको ठीक समझते हैं। पार्लियामेंट में बोलते हैं वो सही है इनके लिए। मीम अफजल साहब, सिद्धार्थ कमाल फारूकी साहब, आप इसका जवाब देना चाहते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल इस बात को लेकर, क्या उत्तर प्रदेश की पूरी राजनीति जिस वक्त आज जिस मकाम पे खड़ी हुई वहां पे दरअसल विकास की जरूरत है, और अगर उस विकास के बारे में चर्चा ना हो और दूसरे मुद्दों पर चर्चा हो तो क्या वाकई उत्तर प्रदेश के लिए बेहतर स्थिति है? क्या कहीं राजनीति का एक दूसरा रूप भी तो देखने को नहीं मिलेगा इस चुनाव के बहाने? ये बड़े सवाल जिस पर चर्चा करेंगे। थोड़े से ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे, इन तमाम मसलों पर चर्चा करेंगे।